नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 2 मई और आज का डे है संडे। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदी न्यूज़पेपर का डिटेल एनालिसिस। संडेज को न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शन नहीं आता है। क्योंकि एडिटोरियल नहीं आता है तो इसलिए हम न्यूज़पेपर की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का, ध्यान रखिए, सिर्फ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का डिटेल एनालिसिस करेंगे। यहाँ से भी आपको डेटा और फैक्ट्स काफ़ी अच्छे से देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ, जो एक डिफेंस की न्यूज़ है। अब देखिए, ये आपके इंटरव्यू और एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये आपकी जीडी में, इंटरव्यू में और लेक्चरेट में, तीनों जगहों पे डेफिनेटली काम आएगी ही आएगी। तो देखिए, अब यूएस ने क्या कर दिया है, 6 P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट। ये P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट जो है, ये इंडियन नेवी का पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। इसको एक तरीके से सबमरीन हंटर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एयरक्राफ्ट जो है इंडियन नेवी के पास पहले तो था, मतलब यूएस से ही खरीदा था, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत और बढ़ गई। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नौसेना लिखा हुआ है, क्योंकि ये नेवी का एयरक्राफ्ट है। तो अभी हुआ ये था कि नवंबर 2019 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा चेयर की गई थी, उनने ये डिसाइड किया कि 10 P-8I एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी को खरीदने चाहिए। लेकिन क्योंकि बजट के कंस्ट्रेंट्स थे, तो इसलिए ऐसा किया गया कि 10 की जगह सिर्फ 6 P-8I एयरक्राफ्ट जो हैं उनको सैंक्शन किया गया। और ये जो डील थी, ये $2.42 बिलियन की डील है। तो इसमें इंडियन नेवी को बैच बाय बैच, यानी धीरे धीरे करके जो ये 6 एयरक्राफ्ट हैं, ये इनिशियली डिलीवर किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये एयरक्राफ्ट जो हैं, बाकी काफ़ी सारी और चीज़ें भी आने वाली हैं एयरक्राफ्ट के साथ, क्योंकि एक अकेला एयरक्राफ्ट ही नहीं आता है, उसके इक्विपमेंट्स, मेंटेनेंस, टूल्स, कुछ टेक्नोलॉजी, उस टाइप की चीज़ भी आती हैं। लेकिन हमें उतना इन डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एयरक्राफ्ट है, ये 312A नेवल एयर स्क्वाड्रन, जो अराकोनम तमिलनाडु में बेस्ड है, वहाँ पर ये एयरक्राफ्ट लैंड करेंगे, यानी ये एयरक्राफ्ट वहीं पर बेस्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जितनी भी इंडिया और अमेरिका के बीच में डिफेंस के रिलेटेड इक्विपमेंट्स, वेपन्स, इन सब चीज़ के रिलेटेड डील्स होती हैं, ये सब कॉमकासा के अंडर होती हैं। कॉमकासा क्या है? कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये इंडिया और यूएस ने साइन किया था, और इसी के तहत ये जो 6 एयरक्राफ्ट हैं ये आने वाले हैं। और ये एयरक्राफ्ट सारे के सारे इनक्रिप्टेड सिस्टम्स में बेस्ड होंगे, यानी इनका जो डेटा होगा उसको कोई लीक नहीं कर सकता इस तरीके से। जैसे आपने व्हाट्सएप में भी देखा होगा ना, ऊपर से इनक्रिप्टेड लिखा आता है, यानी आपके और दूसरे यूज़र के बीच का जो डेटा है वो एक तरीके से इनक्रिप्टेड है और उसको कोई और इस तरीके से लीक नहीं कर सकता। वही चीज़ यहाँ पर भी फिट की गई है। जो P-8I एयरक्राफ्ट है ना, ये बोइंग 737 का जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट है ना, उसी के वर्जन पे बेस्ड ये एयरक्राफ्ट बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अभी क्या डेवलपमेंट्स इंडियन नेवी में हो रही हैं, क्योंकि ये चीज़ आपके इंटरव्यू में काफ़ी काम आएगी। क्योंकि वहाँ पूछा जाता है कि बताइए नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इन सब में क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रखी हैं। ये एक काफ़ी बढ़िया आर्टिकल मुझे लगा। देखिए, ये आर्टिकल बताता है कि किस तरीके से कोरोना होने के बावजूद भी अभी का जो हमारा जीएसटी कलेक्शन है वो अप्रैल में 1.41 लाख करोड़ तक पहुंच गया। अब 1.41 लाख करोड़ बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। ये कलेक्शन सिर्फ अप्रैल में ही हुआ है, जबकि आपको पता होगा कि कोरोना अभी बहुत ज़्यादा पीक पे है, ठीक है। अगर मार्च की बात करो तो मार्च में 1.24 लाख करोड़ इतना कलेक्शन हुआ था। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हो गई। 1.24 लाख करोड़ से सीधा 1.41 लाख करोड़, यानी 41% एनहेंसमेंट इस चीज़ में हुआ है। और अगर हम बात करें कि कब से ये कलेक्शन बढ़ रहा है, तो ये कलेक्शन पिछले 7 महीनों से बढ़ता ही जा रहा है। अक्टूबर से ये कलेक्शन इंक्रीज़ होने में ही लगा हुआ है, और उस टाइम से ही जीएसटी के जो रिवेन्यू कलेक्शन है उन्होंने 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर दिया है। अगर हम पिछले साल की, यानी आज से जस्ट 1 साल पहले की बात करो, यानी अप्रैल 2020, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में जीएसटी कलेक्शन जो हुआ था वो था 32,172 करोड़ रुपया। और आप देख सकते हैं 32,132 से सीधा 1,41,000, कितना ज़्यादा जंप कर गया है। डेफिनेट सी बात है, जीएसटी अब काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जीएसटी कलेक्शन डेफिनेटली काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। तो टैक्स एक्सपर्ट्स कुछ कह रहे हैं कि अभी तक तो जीएसटी कलेक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में, यानी आने वाले कुछ महीनों में ये कलेक्शन गिर सकता है, क्योंकि कई राज्यों में छोटा मोटा लॉकडाउन लगाया जा रहा है, पार्शियल या फुल लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो वेरी कर सकती है, इसलिए ये कलेक्शन में डिफरेंस आ सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं।
लेकिन जितने भी ये कलेक्शंस हुए हैं ना, ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी जो है काफ़ी सही डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, ये न्यूज़ आपको थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस तरीके से इंडिया का रिप्रेजेंटेशन फॉरेन में भी करने वाला है। आपको पता होगा इंडिया अब फार्मास्यूटिकल हब बन चुका है। हम अपने आप को ही नहीं बल्कि दूसरे और बाकी देशों को भी वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं, कौन, आधार पूनावाला, उन्होंने कहा कि वो एस्ट्राजेनेका बेस्ड जो कोविड-19 की वैक्सीन है, यानी कोविशील्ड वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको बाहर की कंट्रीज़ में भी मैन्युफैक्चर करेंगे ताकि और ज़्यादा सप्लाई बढ़े। इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट्स काफ़ी सही डायरेक्शन में डेफिनेटली होगा। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो पिछले 20 साल से अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच में जो फॉरएवर वॉर वाली सिचुएशन है ना, वो अब एंड होने को आ रही है, क्योंकि मई 1 की डेट आ चुकी है। ये वही डेट है जो डोनाल्ड ट्रंप ने सेट करी थी इंडिया जो बोल रहा हूँ मैं, यूएस और अफगानिस्तान के बीच में, कि इस डेट को वो ट्रूप्स को विड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो अभी करीब 2500 से 3500 यूएस ट्रूप्स और 7000 नेटो सोल्जर्स जो हैं उनको विड्रॉ किया जाना है, और मई 1 से ये विड्रॉल स्टार्ट हो चुका है। अब यूएस ने करीब एस्टिमेट किया है कि आज तक इन 20 साल में उन्होंने $2 ट्रिलियन जो हैं वो अफगानिस्तान में खर्च चुके हैं। बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन अब चीज़ें बदलते हुए दिखाई दे रही हैं। ऑल्दो मुझे जो पर्सनली फील होता है, जितने भी मैंने एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स पढ़े, ये एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को लिख दिया मैंने यहाँ पर, जो बाइडन लिखना है यहाँ पर, सॉरी। तो जितने भी मैंने आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स पढ़े जो मैंने आपके साथ शेयर किए, उसमें भी एक ब्रीफ आइडिया यही मिला कि आज की डेट में यूएस ऐसी कंडीशन में फंस चुका है जहाँ पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो ट्रूप्स विड्रॉ नहीं करते हैं तो अफगानिस्तान तो बोल रहा हूँ, तालिबान जो है अटैक करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा चीज़ों को। अगर नहीं करेंगे तो फिर भी तालिबान ने धमकी दे ही रखी है कि अगर मई 1 से अगर विड्रॉ स्टार्ट नहीं हुआ तो वो अपनी जो आतंकवादी जो गतिविधियाँ हैं उनको भी आगे बढ़ाएंगे। तो यूएस बीच में एक तरीके से फंसा हुआ है। तो ये यूएस का आप कह सकते हैं कन्फ्यूजन डिलेमा वाला जो डिसीजन है वो उन्होंने ले लिया है। खैर, अब देखते हैं आगे जाके यूएस क्या एक पास सुपर पावर रहता है या स्ट्रिंग कट जाएगा, वो तो आगे देखने को ही मिलेगा। हमारे देश के इंटरनेशनल रिलेशंस इतने बढ़िया हैं कि इतने सारे देशों ने हमारी आज की डेट में हेल्प करी है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी जो है आज की डेट में ऑपरेशंस चला रही हैं कि किस तरीके से वो अलग अलग देशों से मेडिकल सप्लाई लेके हमारे देश में आए। ठीक है, किस तरीके से हमारे ये रिलेशंस हमें कोविड-19 पैंडेमिक को फाइट करने में हेल्प कर रहे हैं। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब को बहुत सारे कॉल्स आए नॉर्वेगियन और स्पेनिश कंट्रीज़ से, और बताया गया कि किस तरीके से वो कंट्रीज़ हमें हेल्प भेज रही हैं। यूएस ने अब तक का सबसे बड़ा एड आज तक की डेट का भेजा है। 100 टन का मेडिकल एड भेजा है, जिसमें ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मेडिसिन और बाकी कोविड रिलेटेड मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, ये अहमियत होती है इंटरनेशनल रिलेशंस की। ऑल्दो यूएस पहले नहीं भेज रहा था, लेकिन जब भेजा तो इतना ज़्यादा भेजा कि आज की डेट का सबसे ज़्यादा आप इसे कह सकते हैं। फ्रेंच एम्बेसडर इमैनुअल लेनिन, इन्होंने ये चीज़ कही कि इंडिया को 28 टन मेडिकल इक्विपमेंट भेजा गया है, जिसमें 8 वर्ल्ड क्लास ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जो 8 अलग अलग हॉस्पिटल्स को दिए जाएंगे, और एक बार ये हॉस्पिटल्स को दे दिए गए तो 10 साल तक ये उन हॉस्पिटल की सेवा करते रहेंगे, उन हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करते रहेंगे। बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है। थाईलैंड से भी काफ़ी सारे कार्गोज आए, जिसमें 30 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं, और उसमें से आप कह सकते हैं कि इंडियन जो हॉस्पिटल्स हैं और जितने भी हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनको एनहेंसमेंट में ये हेल्प करेंगे। उसके अलावा ये तो कुछ कंट्रीज़ का है मेंशन किया गया है, बाकी और सारे देशों से भी मेडिकल सप्लाईज आने में लगी हुई हैं। हमारे इंडियन एयरफोर्स का IL-76 और C-17 ग्लोब मास्टर के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, ये इन सब चीज़ों को लाने ले जाने में हेल्प कर रहे हैं, जहाँ पर कई सारे एम्प्टी क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर जो हैं वो सिंगापुर से पानागढ़ वेस्ट बंगाल में है, तो सिंगापुर से पानागढ़ को भी ये सारे ऑक्सीजन के जो क्रायोजेनिक कंटेनर्स हैं, ये IL-76 का जो एयरक्राफ्ट है वही लेके आया। एयरफोर्स के अलावा जैसे मैंने आपको कहा, नेवी भी काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस कर रही है। नेवी ने अपनी शिप्स जैसे INS कोलकाता, INS कोची, तलवार, त्रिकंड, जलाश्व और एरावत। INS जलाश्व और एरावत तो खैर पिछले बार भी करंट अफेयर्स में थे। इनफैक्ट CDS का जो एग्ज़ाम था उसमें 2 बार लगातार मिशन सागर से रिलेटेड INS तलवार और INS जलाश्व और INS एरावत के जो नाम था ये पूछा गया था करंट अफेयर्स में। यहाँ से ये चीज़ें निकल के आती हैं। INS कोलकाता और INS तलवार को तो पर्शियन गल्फ में डिप्लॉय किया गया है। INS तलवार 40 मेट्रिक टन की जो मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन है उसको लेके आएगा।
INS कोलकाता को दोहा में डिप्लॉय किया गया है और उसके बाद वो कुवैत की तरफ जाएगा लिक्विड ऑक्सीजन लेने के लिए। INS एरावत को एक तरीके से थोड़ा टास्क से डाइवर्ट कर रखा है, जबकि INS जलाश्व जो है अभी मेंटेनेंस के अंडर है और उसके बाद ये ऑपरेशन कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये न्यूज़ आपके इंटरव्यू और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये न्यूज़ डिस्कस करी। GST जो है, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने GST ऑक्सीजन पे 28% से 12% कर दी है, क्योंकि ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो है ना, ये बाहर के देशों से हमारे देश में आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इस पर GST जो है लग रही थी, तो इसलिए, लेकिन क्योंकि अभी मेडिकल सप्लाई है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस पर रिड्यूस कर दिया है रेट 28 से 12%। ऑस्ट्रेलिया ने आज की रेट में अपने खुद के सिटीजन्स पे जो है ट्रैवल बैन लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर इंसान इंडिया से इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करता है तो उसको 5 साल की जेल और उसके साथ 66,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का फाइन का भुगतान करना पड़ेगा। ये क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया में कोविड के मल्टीपल स्ट्रेन्स पाए गए हैं और इन स्ट्रेन्स को लेकर बाकी सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं वो भी काफ़ी टेंशन में है कि अगर ये स्ट्रेन उनकी कंट्री में आया तो उनकी कंट्री में भी तबाही मच जाएगी। तो उन्होंने ऐसा कह रखा है कि भारत देश में कोई भी इंसान जो 14 दिन तक भारत में रहा है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया आए तो उसको ये सब चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। ठीक है, ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि अभी करीब करीब 9,000 ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो इंडिया में हैं और उसमें से 600 तो ऐसे हैं जो झट से मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ लौटना चाहते हैं। तो इसलिए ये उन्होंने ट्रैवल बैन इम्पोज किया है। अब देखते हैं कब तक ये ट्रैवल बैन चलता है। 1.5 लाख डोज इंडिया में आ चुके हैं स्पुतनिक 5 वैक्सीन की रशिया से। रशिया ने काफ़ी इंडिया की हेल्प कर रखी है। देखिए 1.5 लाख डोजेज जो हैं हैदराबाद में लैंड कर दी गई है, जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं। स्पुतनिक वैक्सीन जो है ना, इतनी बेहतरीन वैक्सीन है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो 91.6% है, जो काफ़ी ज़्यादा है। जो कोविशील्ड वैक्सीन और ये कोवैक्सीन वगैरह हैं, ये सब इनकी आसपास 80% के आसपास आप कह सकते हैं एफिशिएंसी हम ले सकते हैं, लेकिन स्पुतनिक की एफिशिएंसी बहुत ही बेहतरीन है। तो देखिए ये एक और आ गया हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं किस तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और आप इसको इंडिया रशिया रिलेशंस में बहुत अच्छे से मेंशन कर सकते हैं। US ने भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ एक ट्रैवल बैन लगा दिया है, ऑल्दो उन्होंने जेल या फाइन का कोई चीज़ इम्पोज नहीं करी है, लेकिन ट्रैवल बैन लगा दिया गया है क्योंकि इंडिया में मल्टीपल स्ट्रेन्स कोविड के पाए गए हैं। जो भी इंसान इंडिया में पिछले 14 दिन तक था उनको एंट्री US में नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये चीज़ जो उन्होंने अभी पॉलिसी फ्रेम करी है, ये पॉलिसी को वो हर 30 दिन में रिव्यू करेंगे। H1B वीज़ा और H1L वीज़ा, यानी जो वीज़ा जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए और जो जॉब करने वालों के डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए, उनको ये सब चीज़ें एग्जेम्प्टेड हैं, यानी वो US में आ सकते हैं। ये लॉ उन लोगों के लिए भी अप्लाई नहीं होता है जो US के लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, यानी आप कह सकते हैं या तो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या नॉन सिटीजन्स हैं लेकिन वो अमेरिकन को मैरिड हैं। इस टाइप के लोगों पे भी ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। और ये भी कह रखा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जर्नलिस्ट हैं उन पे भी ये सब चीज़ अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो US के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट को बहुत हेल्प करते हैं, इसलिए उन सब लोगों को ये सब चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी, ऐसा US ने भी कह दिया है। किर्गिस्तान तजिकिस्तान, जैसा आपने पढ़ा होगा, इनके बीच में पानी को लेकर लड़ाई हो गई। इतनी भयंकर लड़ाई हो गई कि 34 सोल्जर्स की जान चली गई। देखिए तो क्लैश जो हुए ना कम्युनिटीज़ पे, लैंड और वाटर के बेसिस पे हुए हैं, ये उस चीज़ पे लड़ पड़े आपस में और एक दूसरे को इन्होंने बहुत मारा है। देख सकते हैं कि इतना जब बड़ी चीज़ हुई तो दोनों देशों के प्रेसिडेंट ने आपस में बात करी और उन्होंने ये बात करी कि वो जो सीज़ फायर का जो एग्रीमेंट था उसी पे एग्री कर जाएंगे, ताकि चीज़ें और आगे जाके ना गड़बड़ाएँ। अब देखते हैं, होप की चीज़ें ना गड़बड़ाएँ यार, यही चीज़ सही डायरेक्शन में चलेगी। तो आज हमने डिस्कस करे अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप आपको ये आर्टिकल्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो डेफिनेटली इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही इंक्रीज होती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको सारी की सारी अपडेट्स विद टाइम मिल जाएं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।